हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। गाइस, हम पढ़ा रहे हैं मूर्ति कला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है साल भंजी काऊ की सौंदर्यमयी मूर्ति। बड़ेरियों के से निकले हुए समकोणों के भाग पर साल भंजी काऊ की सौंदर्यमयी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है, जैसे वृक्ष का अवगुंठन करती हुई, वृक्ष की डाल को स्पर्श करते हुई, असलाई आदि बैठी हुई। शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती एवं विविध रूपों में बनी साल भंजिकाएं हैं। पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का निरूपण कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। पशु पक्षियों का निरूपण स्वाभाविक व काल्पनिक दोनों रूपों में हुआ है। काल्पनिक पशुओं में बयाल अथवा पशु उल्लेखनीय है। स्तंभों के शीर्ष के रूप में पशुओं की पृष्ठ संलग्न चतुराकृतियां हैं। स्वाभाविक रूप से बने पशुओं में हाथियों की आकृतियां उल्लेखनीय हैं। एक मनोहारी दृश्य में एक हाथी हथनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप की पूजा में निमित्त आए हुए दिखलाया गया है। यानी हाथी हथनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वनस्पतियों से सांची की कला ओतप्रोत है। अशोक, आम्र, साल आदि वृक्षों, कमल, कंठकारी, कल्पलता, श्री वृक्ष जैसे पल्लवित पुष्पित हरे भरे पेड़ पौधों लताओं का अत्यंत स्वाभाविकता के साथ अंकन किया गया है। यहीं पर पत्र, पुष्प, लता एवं वृक्षों का शिल्पांकन इतना अधिक और रमणीय है कि मार्शल ने अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि सांची के महास्तूप की कला का नामकरण ही वनस्पति शैली कर दिया है। मतलब मार्शल ने इसका नाम बदलकर वनस्पति शैली कर दिया है। विविध दृश्य व आलंकारिक अभिप्राय। सांची में आलंकारिक अभिप्रायों को स्वतंत्र स्थान प्राप्त है। ऐसे अंकनों में सर्वाधिक चर्चित है उत्तरी तोरण के दाहिने स्तंभ के बाहरी भाग पर बना यष्टि का अंकन। मार्शल ने यष्टि के साथ प्रतीक को बुद्ध का प्रतीक स्वीकार कर लिया था, किंतु वासुदेव सरल अग्रवाल ने इस यष्टि की दूसरी प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। उसकी मान्यता है कि नागदंतों से जड़ी सुवर्ण यष्टि के इस रूपांकन का संबंध धनिकों के उपयोग हेतु था, जो इन पर सुवर्ण मालाएं लटकाते थे। पूर्वी तोरण द्वार के धनिकों के उपयोग बीच मध्यवर्ती की सिरदल के पृष्ठभाग में बने एक दृश्य में बुद्ध के प्रतीक खाली सिंहासन अथवा स्तूप की पूजा न केवल मनुष्य और देवता बल्कि पशु भी कर रहे हैं। इसके बाद वह दृश्य हैं जो शुद्ध रूप से सांसारिक हैं। एक दृश्य में नर नारी स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। पूर्वी तोरण द्वार के उत्तरी स्तंभ के दृश्य में विद्वानों का विचार से 7 भिन्न भिन्न दिव्य लोक दिखलाए गए हैं। दिव्य लोकों में पुण्यात्मा जीवों के रहने का अभिप्राय लोगों में शुभ कामना की भावना जागृत कराना था। कई अलंकारिक दृश्यों का विषय वास्तविक व काल्पनिक पशु हैं। कई पशुओं पर मनुष्य सवार हैं और कई खाली पीठ हैं। इनके अतिरिक्त नयन विराम पुष्प बड़ी कुशलता व कोमलता से उत्कीर्ण किए गए हैं। विशेषता उल्लेखनीय जीवन वल्ली है, जिनकी शाखाओं में पशु पक्षी और मनुष्य एक धारा प्रवाह क्रम में पिरोए गए हैं। प्रायः ये कल्पवल्ली के रूप में मणि जटित भूषणों और मालाओं को प्रस्तुत करवाती दिखाई देती है। अन्य बहुत से प्रतीकों की तरह इसका जन्म भी जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा से हुआ था। कभी कभी बौद्धों ने अपने धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया था। इसका उदाहरण उत्तरी तोरण द्वार के पूर्व स्तंभ के सम्मुख भाग पर पाया जाता है, जहां कल्पवल्ली के मूल में बुद्ध के चरण चिन्ह और शिखर पर त्रिरत्न की प्रतीक प्रस्तुत है। स्तूप नंबर 3। यह स्तूप ऊपर वर्णित स्तूप 1 से लगभग 45 मीटर उत्तर पूर्व में है, जो कि विस्तार में स्तूप 1 से छोटा है। इसका व्यास 15 मीटर, शिखर के भाग को छोड़कर ऊंचाई 8.23 मीटर है, किंतु आकार में स्तूप 1 के समान ही है। मतलब जो इसका आकार है वो स्तूप 1 के समान ही है। इसमें केवल एक ही तोरण द्वार है और अंड मूलतः गोल है। इसका जो द्वार है वो एक ही है और गोल बना हुआ है। इसकी भूवेदिका के केवल 4 स्तंभों के अवशेष ही शेष हैं। इन स्तंभों के बीच में एक वृत्ताकार फलक और किनारों पर 3 सिलवटों वाले 2 अर्धवृत्ताकार फलक हैं। इस स्तूप पर केवल एक ही छत्र
था। सोपान, मेधी और हर्मिका की वेदिकाओं सहित ये स्मारक स्तूप एक के पुनर्निर्माण के बाद ही ईसवी पूर्व दूसरी शती में बनाया गया था। एक शताब्दी या इसके कुछ अधिक समय के बाद वेदिका बनाई गई। तत्पश्चात संभवतः पहली सदी ईसवी के पूर्वार्ध में तोरण द्वार का निर्माण हुआ। इस समय प्रदक्षिणा पथ की सतह 3 मीटर से भी अधिक ऊपर उठ चुकी थी और इसके कारण सोपान के नीचे व कुछ भाग भूमि में दब गया था। इसका तोरण द्वार 5 मीटर से कुछ अधिक ऊंचा है। अलंकरण और विभिन्न अंग बनावट तथा शैली के स्तूप एक ही हैं, एक ही सादृश्य, परंतु कला शैली की दृष्टि से कुछ न्यून हैं। अन्य स्तूप, पूर्वोक्त 2 बड़े स्तूपों के अतिरिक्त केंद्र स्थल पर और भी बहुत से स्तूप के अवशेष हैं। इनमें से कई इतने टूटे फूटे हैं कि उनकी केवल पीठिकाएं ही शेष बची हैं, बाकी सब टूट चुका है। स्तूप 3 के साथ पीछे की ओर स्तूप 4 है तथा दक्षिण में स्तूप 5 है। इसकी कला भारतीय प्रस्तर कला के प्रारंभिक रूप का दर्शन कराती है। स्तूप गोल पीठिका पर स्थित है। साफ व सुघड़ पीठिका गड़े हुए प्रस्तर खंड को तराशकर सोपान की आकृति में बनाई गई है, जो 6ठी शताब्दी के आसपास की कृति प्रतीत होती है। स्तूप 5 के सामने 2 अन्य छोटे स्तूप ऊंची चौकोर पीठिकाओं पर खड़े हैं। इसी स्तूप के लगभग 61 मीटर दक्षिण में स्तूप 12, 13, 14 और 16 का समूह है, जिनकी पीठिकाएं चौकोर और सीढ़ीनुमा है। इस स्तूप के समूह के पास ही दक्षिण में स्तूप 6 है। इसके भीतरी भाग समकालीन स्तूप 3 और 4 के समान पत्थर की भारी शिलाओं और टुकड़ों से बना हुआ है। स्तूप 1 के पश्चिमी तोरण से लगभग 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित स्तूप 7 की रचना में भी स्तूप 12, 13, 14 और 16 की वास्तुकला के लक्षण पाए जाते हैं। यह स्तूप 2.135 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है और बाद की एक मेघी के अवशेष से घिरा हुआ है। स्तंभ, सांची के स्तंभ अन्य अशोकीय स्तंभों की तरह ही निर्मित किए गए हैं। यहाँ प्राप्त स्तंभ 10, 25, 26 और 35 हैं। इस समय ये भग्नावस्था में हैं और खुदाई करके निकाले गए हैं, यानी कि भंग हो चुके हैं। ये स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ के समकक्ष न होने पर भी अपने भव्य शीर्ष के कारण गावदुम स्तंभों के समान हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं व अलंकरण बने हुए हैं, जो अन्य स्तूपों से समानता रखते हैं, यानी कि अन्य स्तूपों के समान हैं। मंदिर बड़े स्तूप के दक्षिण पूर्व में एक ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर 2 चौड़े जीनों से पहुंचा जा सकता है। मतलब जाने के लिए 2 चौड़े जीने बनाए गए हैं। इस चबूतरे पर पत्थर के 8 पहल भारी खंभों की एक श्रेणी है, जिस पर पहले लकड़ी की छत टिकी हुई थी। खंभों पर प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लेख है, जो संभवतः प्रथम शती ईस्वी पूर्व का माना गया है। यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक लेख मिला है, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। मंदिर 18 मौर्यकाल अथवा शुंगकालीन प्राचीन अर्ध गोलाकार पीठिका पर बना हुआ है। 7वीं सदी का है। ये धनुषाकार मंदिर है। इस मंदिर में सिरदलों से युक्त 12 में से 9 आकर्षक स्तंभ और एक अर्ध स्तंभ सुरक्षित खड़े हैं। मंदिर 18 उत्तर पूर्व कोने के पास छोटी पीठिका पर स्थित गुप्त वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें रचना, सौष्ठव, समता, अनुपात, अलंकरणों में नियंत्रण आदि सब विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इस मंदिर में केवल 2 ही अंग हैं, एक सपाट छत वाला वर्गाकार गर्भगृह और 4 स्तंभों पर आधारित एक अर्धमंडप। मंदिर 9 इस मंदिर का गर्भगृह तथा अर्धमंडप की पीठिका मंदिर 18 के उत्तर पश्चिम कोने के पार्श्व में है। इसका भग्नावशेष, अर्ध स्तंभ तथा पीठिका को देखने से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण गुप्त काल के प्रथम चरण में हुआ होगा, यानी कि इसे देखने से ऐसा मालूम होता है। मंदिर 31 ये मंदिर स्तूप 5 के पास पूर्व की ओर अवस्थित है। ये स्तंभों पर आश्रित सपाट छत वाला चौकोर आकार का देवालय था। आरंभ में यह मंदिर 6ठी या 7वीं शताब्दी में बना था, परंतु 10वीं या 11वीं सदी में इसका व्यापक पुनर्निर्माण हुआ। विशेषताएं, खोदने की शैली, सांची पर खुदाई कर बनाए हुए विषयों की शैली ऐसी है कि इन्हें मूर्ति की अपेक्षा पत्थर पर उभारे चित्र कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह खुदाई हाथी दांतों की नक्काशी के नमूने पर हुई थी। सांची की आकृतियां काफी गहरी खोदी गई हैं, जिनमें से छाया की अंधेरी पृष्ठभूमि में तैरती हुई सी प्रतीत होती हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो आकृतियों को दक्षिण भारत के तीव्र सूर्य के प्रकाश में ठीक उसी प्रकार से व्यक्त करना, क्योंकि चमचमाती धूप में आकृतियों को ठीक प्रकार से दिखाने के लिए नीचे गहरी और छायादार पृष्ठभूमि अपेक्षित की गई है। शैली का स्तर, अनेक आकृतियों और वर्णनों से
पूर्ण इस शिल्प के पूर्ण होने के लिए अवश्य ही अनेक वर्षों तथा अनेक शिल्पियों के काम किया होगा, अतः शैली में समरूपता की आशा करना व्यर्थ है। किंतु यहाँ की व्यवस्थित व परिष्कृत कला कहीं भी लक्षित नहीं होती। ये प्रशिक्षित एवं अनुभवी कलाकारों की कृतियां हैं और कला का स्तर पर्याप्त ऊंचा है। सांची की कलाकृतियां भारतीय शिल्प के सर्वाधिक भाव प्रवण तथा सजीव उदाहरणों में से हैं। भरूच की रूढ़िवादिता से सांची का कलाकार आगे बढ़ चुका था। उसमें मौलिकता के साथ ही अपनी कला पर पूर्ण विश्वास था। ये जानता था कि उसे क्या और कैसे काम करना है। क्रमबद्ध रूप से ये उसके मस्तिष्क में अवस्थित था। सांची की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में तोड़ों के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यक्षियां हैं। इनमें से केवल एक दाहिनी और पूर्वी तोरण पर सुरक्षित रह सकी है। ये यक्षी आम्र के वृक्ष की एक शाखा को दोनों हाथों से पकड़े हुए खड़ी है। यक्षी और वृक्ष के अभिप्राय का यहाँ पर नाट्य की दृष्टि से अधिक प्रभावपूर्ण अंकन है। शरीर व अंगों के झुकाव एक ऐसी ललित भंगी को जन्म देती है जो इस त्रिभुज के समान खाली स्थान को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मूर्ति चारों ओर से समान रूप से नहीं काटी गई है, किंतु दोनों पार्श्वों को असंकृत ही छोड़ दिया गया है। अतः ये मूर्ति दो उभारदार आकृतियों के समान लगती है जिन्हें आपस में जोड़ दिया गया है। यक्ष सुंदरी ने ऐन्द्रजालिक स्पर्श से आम्र वृक्ष एकदम पुष्पित हो उठा है और उसमें लिपटी हुई वह एक जीवित लता के समान जान पड़ती है, यानी कि दिखाई पड़ती है। उसका मादक अनवरत सौंदर्य उस मिथ्या और माथिक संसार का प्रतिनिधि है जिसे पूजक स्तूप के परिवेश में करते समय बाहर ही छोड़ देता है। उसकी आकृति को उभारदार चिकनी सतह उसके मासल की कोमलता तथा ऊष्मा को बतलाने की अपेक्षा ध्वनित अधिक करती है। यह मूर्ति आध्यात्मिकता और ऐन्द्रिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। जॉन इरविन ने ठीक ही कहा है, सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है। शैलीगत विभिन्नता। सांची की कला एक विभिन्नता की परिचायक है जो स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है। दक्षिण तोरण में दृश्यों का अंकन बहुत चपटा है और उभार बहुत हल्का है, जिसे धूप में आकृतियों की छाया एक दूसरे को ढक सके। सभी आकृतियां एक ही सतह पर रखी गई हैं, जिससे इसका प्रभाव बोर्ड पर बने एक चित्र जैसा हो गया है। तालाब में कमलों की आकृतियां रूढ़िग्रस्त हैं। वे इतनी ही बड़ी हैं जितने बन्य पशु। इसके विपरीत पश्चिमी तोरण में हाथियों की रचना अधिक सजीव तथा स्पष्ट है। छाया तथा प्रकाश के विविध विरोध का अंकन आकृतियों को खूब गहरा काट कर किया गया है। फूल तथा पत्तियों की प्राकृतिक आकार की हैं। जल का अंकन लहर वाली रेखाओं से किया गया है। बरगद का वृक्ष भी अत्यंत स्वाभाविक है। पश्चिमी तोरण शैली की दृष्टि से अधिक विकसित है। आकृतियां पृथक पृथक देखने से अधिक संतोषजनक हैं, पर उनमें भावात्मकता के स्थान पर यांत्रिक नियमबद्धता है। पर इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सांची की कला में एक ऐसी एकता है जो इन आकृतियों के परे एक सूक्ष्म सूत्र के रूप में संपूर्ण कला में अनुस्यूत है। और वे एकता है उस समृद्ध सभ्यता तथा संस्कृति की जिसको अपने पवित्र देवगिरे के प्रति निश्चल भक्ति थी और जो जीवन में रस तथा एकता का आनंद लाती थी। पाश्चात्य प्रभाव। सांची की कला में वह शैलीगत भेद अधिकांशतः कलाकारों की व्यक्तिगत धारणा को कौशल के कारण तो है ही, पर अंशतः इसकी विविधता के कारण अन्य भी हैं, जिसमें रूढ़िवादिता, नई विकसित शैली का संपर्क तथा विदेशी प्रभाव भी हैं। विदेशी प्रभाव अभिप्रायों में स्थान स्थान पर लक्षित होते हैं। असीरिया के फूल पत्ती वाले डिजाइन, पश्चिमी एशिया पर वाले राक्षस तथा नर स्वान आदि काल्पनिक पशु सभी उस पश्चिमी कला के अंगभूत हैं जिसमें अनेक देशों में संस्कृतियां मिलकर एक हो गई हैं। साथ ही ये प्रभाव कुछ कलात्मक विशेषताओं में भी लक्षित होता है, जैसे अवकाश प्रदर्शन का प्रयत्न, आकृतियों को ऊंचा नीचा करके छाया प्रकाश का उचित ध्यान आदि, जो इस समय ग्रीक सीरियन कला की प्रमुख विशेषता थी। फिर भी सांची की कला में सम्मिलित प्रभाव में जरा भी विदेशीपन नहीं है। इन सब तत्वों ने सांची की कला को परिपुष्ट करने में ही सहायता दी है। इन सबको आत्मसात करके सांची की कला एक स्वतंत्र, परिष्कृत एवं उत्कृष्ट भारतीय कला हो गई है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।